ये वादियाँ, खूबसूरत सड़कें, सूरज की चमक में सराबोर झीलें और इनके बीच से झांकता भोपाल शहर। हर एक कदम पर ये शहर आपको अपनी ऐतिहासिक धरोहर और विरासत में मिली खूबसूरती से सराबोर कर देगा। मगर यह शहर हमेशा ऐसा नहीं रहा। 3 दिसंबर 1984 को इस शहर ने झेला है सबसे दर्दनाक एवं विशाल मानव निर्मित त्रासदी को। उस रात जब गैस का रिसाव शुरू हुआ, तब सड़कों पर मची भगदड़ के बीच डॉक्टर एनआर भंडारी शहर के हमीदिया अस्पताल में इस त्रासदी के पीड़ितों के बीच उनका सहारा बनकर खड़े थे। 3 और 4 दिसंबर की रात को मेरे पास कमिश्नर का फ़ोन आया कि कोई यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कोई जहरीली गैस लीक हुई है, तो बहुत करके अमोनिया है। तो मैंने अमोनिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ। उसकी कुछ देर बाद मेरे पास कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर मेरे हॉस्पिटल का फ़ोन आया कि यहाँ पे पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं और वो आँख की तकलीफ बता रहे हैं मोस्टली कि आँख से पानी आ रहा है, आँख जल रही है, आँख लाल हो रही है। तो मैंने कहा अगर है तो उनको बोलो आई वॉश करें, आई ड्रॉप डालें। और ठीक है, उसको हमें कुछ सीरियसनेस का अंदाज नहीं था। और कुछ देर के बाद फिर फ़ोन आया मेरे पास सीएमओ का, डॉक्टर का, कि सब पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है तो मुश्किल हो रहा मैनेज करना, तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा मैं आता हूँ। जिससे मैं बाहर निकला वरांडे में, अपने घर में हॉस्पिटल कैंपस में था, मैं बाहर निकला तो मेरी आँखों से एकदम पानी आने लगा और सांस फूलने लगी। तो वापस कमरे में गया और दिसंबर की रात थी, ठंड काफ़ी थी, फिर भी पंखा लगाया और मैं ब्रेथलेस थोड़ा हुआ तो वहीं पे मैं बैठ रहा। एक आधे पौन घंटे के बाद मुझे तो ठीक लगने लगा। इस बीच में 1-2 बार फ़ोन फिर आया सीएमओ का, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ देखा तो वहाँ काफ़ी लोग आए, भीड़ जमा हो रही थी, बहुत से पेशेंट थे। और अब तक ऐसे पेशेंट भी आ गए जो आँख के अलावा सांस की तकलीफ इनको हो रही थी और बोले कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमको चोकिंग से लग रहा है। और उसके बाद तो 12 बजे 1 बजे के बाद तो धनाधन पेशेंट आते गए और लाशें भी आती गई। और जैसे हम रैक में फाइलें रखते हैं वैसे उन लाशों को एक रैक तरफ रखते गए और समझ नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बीच में मालूम पड़ा हमको कि यूनियन कार्बाइड से कोई गैस लीक हुई है, और क्या गैस है क्या नहीं है किसी को नहीं मालूम था। और ना हमको भी आइडिया था कि इसका एंटीडोट क्या होता है और क्या इसके बचाव के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमको खुद को इस गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और यूनियन कार्बाइड को तो मालूम था और कायदा भी कहता है कि उनको सेफ्टी प्रिकॉशन में उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सी गैस अगर लीक हो, उसका असर हो तो उसका एंटीडोट क्या होता है और क्या करना चाहिए। पर ये जानकारी उन लोगों ने किसी को नहीं दी और वो झूठ पे झूठ बोलते रहे। और देखते पेशेंटों की संख्या बढ़ गई। अब हमारे पास कोई साधन था नहीं इतने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीट करने का, देखने का। तो हम जो भी हो सकता है सिम्टोमेटिक इलाज उनको दिया और ज़्यादा इनकी सांस तेज थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। भर्ती करके उनको थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह लगाया। कुछ समय के बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर भी कम हो गए, क्योंकि सैकड़ों पेशेंट अगर आए तो दुनिया कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार इक्विप नहीं होता है इतने पेशेंटों को एकदम देखभाल की जा सके। हमारे पास वेंटिलेटर्स थे लगाने के लिए, कृत्रिम सांस दे सके उनको। और ये बढ़ता ही गया। इतने में सब तरफ खबर फैलती गई और बहुत सी समाज सेवी संस्थाएँ, बहुत से लोग आ गए और हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। परंतु उस वक्त तक हमें मालूम नहीं था कि क्या गैस है। फिर मैसेज आया कि शायद मिसाइल, पहले तो उन्होंने कहा कि ये फॉस्जीन गैस होती है वो है, फिर बोले मिसाइल आइसोसाइनेट है। तो फॉस्जीन भी बड़ी खतरनाक गैस होती है और मिसाइल आइसोसाइनेट तो है ही खतरनाक। इस त्रासदी के वक्त यूनियन कार्बाइड के उस दैत्य रूपी फैक्ट्री से बस 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले मोहम्मद इद्रिस की उम्र तब 35 वर्ष के करीब थी। वो धुआं जिसने हजारों जानों को ले लिया, उनकी याद आज भी उनके जहन में ताजा है। हमारी बड़ी लड़की सो रही थी और हम भी लेटे थे। उसकी आंखों में जलन हुई तो एकदम चिल्लाई, पापा पता नहीं क्या हो रहा है। हमने रजाई खोली और जैसे ही खोली तो हमें भी लगी। अब हमने बाजू वाले हैं उनको गालियां बकना शुरू कर दी कि तुम मिर्ची जला रहे हो। वो उठ के आया कि भैया मिर्ची नहीं जला रहे, हमें भी हो रहा है। वो बाहर नाली बैठ के ढक रहा था। अब हमने कहा क्या करें, भगो आते।
वहाँ से भग के आए, पीछे इधर माँ बाप रहते थे, यहाँ हम आगे रहते थे। इन लोगों को जगाया कि जल्दी उठो, क्या मालूम क्या हो रहा है। अब आधे घंटे तो यहाँ बैठे रहे, सोचते ही रहे कहाँ जाए, इधर जाए इधर जाए। सबकी फिर एक राय हुई कि इस तरफ चलो, इधर गाय के लिए जाएं। इधर चले जाते तो कुछ नहीं था, ये फैक्ट्री पार करते, उसके बाद पता ही नहीं चला। मोहम्मद इद्रिस की जान तो बच गई, क्योंकि वो हवा के विपरीत दिशा में भागे और गैस की पहुंच से दूर निकल गए। मगर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग भागे, आगे बढ़े, मगर वो अपनी मौत की ओर आगे बढ़ रहे थे। आप इसे दुर्घटना कहें या किस्मत का फेल, मगर भोपाल की शाजिदा बानो, वो उस वक्त कानपुर से भोपाल आने वाली रेलगाड़ी में सवार थी, जो लगातार उन्हें शमशान बन रहे भोपाल की तरफ ला रही थी। जब आए तो भोपाल स्टेशन पे इतना सन्नाटा था कि जैसे लग रहा था कोई गांव का स्टेशन है। मैंने सोचा भी कि भोपाल पे तो इतना ज़्यादा रश रहता है, मतलब शहर है, और इतना मतलब कुली वगैरह भी, दुकानें, चाय टी स्टॉल सभी, तो मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर मैंने सोचा ट्रेन आगे नहीं निकल जाए, मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था। मैं दोनों बच्चों को और सामान लेके नीचे स्टेशन पे उतरी। जब नीचे उतरी तो एक कुली जा रहा था मुंह बांधे हुए, तो मैंने कहा भैया क्या हो गया, क्या हो गया, हाथ दे के बोला, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने पूरे टाइम ट्रेन मेरी रुकी रही, आधे घंटे जो रुकती है वो पूरे टाइम रुकी रही। और बच्चों को मैं खांसी चल रही है, हमारा बड़ा बेटा कहते रहा मम्मी गोली खिला दो, मुझे खांसी चल रही है, टैबलेट खिला दो, मगर कुछ था ही नहीं। और मुझे ये भी पता नहीं था कि क्या बात है। मैं पानी पिला देती, मैं घसीटती हुई लोगों को वेटिंग रूम में ले गई। वहाँ देखा तो वहाँ दूध पीते बच्चों को अलग पटक दिया था, माएँ अलग सिर पटक रही थीं। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल था वहाँ पर। तो मैंने बच्चों को वहीं छोड़ा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम लेके दोनों बच्चों को कैसे जाए। मैं ऑटो लेने बाहर निकली, ऑटो लेने निकली तो मैं कहीं निकल गई, मेरी पैरों से चप्पल उतर गई, कुर्ता फट गया, और मैं मंगलवार तक पहुंच गई। वहाँ से पटकने लगी बैठ के। तो वो किसी ने कहा कहाँ से आप आ रही हैं? हमने कहा हम कानपुर से आ रहे हैं, स्टेशन पे हमारे बच्चे पड़े हैं। तो कहेंगे अरे मौत के मुँह में छोड़ आई। तो हमने कहा भैया हमको ले चलो। मैंने आप रहती कहाँ हैं? हमने बताया बरखेड़ी पे, वहाँ मेरे मिस्टर के दोस्त थे HS खान करके, उनके यहाँ उन्होंने हमें शरण दी थी कुछ दिनों के लिए, वहीं रह रहे थे। तो वो वहाँ ले गया बेचा। तो वहाँ सब लोग तो भाग चुके थे, सिर्फ उनका भांजा था वहाँ। तो मेरे बस बहुत दर्द था पैरों में, मेरे पैर सर दबाता रहा। हमने कहा बेटा हमें बच्चों के पास ले चलो। आया, बच्चों को जब उठाया तो एक बच्चा दम मतलब जान सिसक रहा था, बड़ा वाला अरशद, उसको लेके आए। जब तक अस्पताल ले गए वो ख़त्म हो चुका। उन्हीं के भांजी और उनके दामाद के पास बस कभी उनको मम्मी कहे, उनको पापा कहे, वो ये कह के ख़त्म हो गया। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल पर कहर ढा रही थी। उस रात को वो मंजर आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जब 24 घंटे के अंदर 50,000 लोगों ने अस्पतालों के दरवाजे खटखटाए और हजारों ने जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दम तोड़ दिया। आलम यह था कि थोड़ी थोड़ी देर में गैस के दोबारा फैलने की अफवाहें उड़ती रही और लोग किसी जानकारी के बिना इलाज के अभाव में भगदड़ में शामिल होते रहे। जो जितना भागा वो उतना जल्दी गैस की चपेट में आया। सुबह के सूरज के साथ हर तरफ फैली थी लाशें और खामोशी। MIC और उल्टियों के मिले जुले सड़ांध भरे गंध के बीच वो खौफनाक मंजर किसी को भी डरा दे। वो हादसा मगर उस दिन खत्म नहीं हो गया। लोगों के फेफड़ों में भरी मिथाइल आइसोसाइनाइड अपनी कहानी, अपने असर को आज तक साथ लेकर घूम रही है। अस्थमा और कैंसर से जूझ रहे उन चेहरों पर मानो यूनियन कार्बाइड ने कभी न खत्म होने वाला श्राप लिख दिया हो। तकदीर की ये काली कलम और भी तेज चली जब राहत की बात आई। इन सब के बीच लोगों के मसीहा बन के खड़े रहे अब्दुल जब्बार, जो आज भी उन पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत की पहले सिलाई उद्योग से। सिलाई उद्योग जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चलाती थी, वहाँ से शुरुआत की। उस समय अनाज बांटती थी सरकार मंथली। तब हमने कहा खैरात नहीं, रोज़गार चाहिए।
मीन्स ये किस तरह की मानसिकता आप लोगों की बना रहे हैं। लोगों को काम दीजिए, काम के बदले लोगों को पैसा मिले। और फिर 88 में आते आते हम लोगों ने एक PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमने कहा कि लोगों को हर महीने गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। मीन्स ये कि उनकी हालत ख़राब है और जब तक उनकी कंपनसेशन नहीं मिलता, उनको पर मंथ कुछ मिलना चाहिए। तो सन 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 200 रुपया पर मंथ पर हेड हर एक विक्टिम को दिया जाए, तो 200 रुपया मिलता रहा। इसी बीच मई 89 में जो गैस पीड़ित विधवाएं थी उनको 750 रुपये महीना पेंशन दिलवाई हमने, और जो अधिक बीमार थे उन्हें 3000 या 1000 रुपया मिला। इस प्रकार से ये निरंतर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हम चला रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम मैदानी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हमारा यहाँ भी लड़ाई जारी थी, चाहे वो अर्जुन सिंह की सरकार हो, मोतीलाल वोरा की सरकार हो, पटवा की सरकार हो, जितनी भी सरकारें रही इन 32 सालों में, सभी से लड़ाई हमारी रही। तो हमने 2004 में 5 टाइम कंपनसेशन की डिमांड सुप्रीम कोर्ट से कही और ये कहा कि जो फरवरी 89 में सेटलमेंट हुआ था 3000 डेथ और 1,02,000 इंजरी के लिए, वो गलत था। अभी आपके जो क्लेम कोर्ट ने डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है 5,74,000 इंजरी है और 15,274 डेथ है, मीन्स 5 टाइम मोर। ये हमने कहा, तो वो केस अब तक चल रहा है। ये जख्म नासूर तब हो गया जब दूसरी पीढ़ी भी इस गैस के प्रभाव से जन्म के साथ ही इस विभीषिका की चपेट में आ गई। कितनी ही कोखें तब सुनी हो गई और कितनी ही कोख अब भी इस बात से सिहर जाती हैं कि कहीं उनके होने वाले बच्चे भी प्रभावित ना हो जाएं। इन बच्चों के साथ तो इनकी माँ भी गैस राहत में है, उस टाइम ये भी छोटी थी और हमारे बच्चे भी गैस राहत में। उसके बाद में ये 2 बेटियां तो सही हुई, बड़ी बेटी योगिता और छोटी बेटी वंदना। दोनों बच्चे जरूर हमारे ये इस ढंग से हुए, 4 साल तक तो ये ठीक रहे, जिसके बाद में धीरे धीरे लथड़ाने लगे तो हम सोचे बीमारी बुखार के कारण ये ऐसे हो रहे हैं। ऐसे करते करते आज ये नौबत आ गई कि उस टाइम की मौत से आज ज्यादा मर गए हम। पीड़ित सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई नया कदम उनके हक में उठाया जाए। पर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2010 में एक पुनर्विचार याचिका मुआवजे को लेकर लगाई थी और हम उसको परस्यू कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि गैस पीड़ितों को और मुआवजा मिल सके, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, क्योंकि ये न्यायालय में लंबित प्रकरण है, तो निर्णय कोर्ट को करना है। और शुरू में सरकार का जो रुख था वो ठीक नहीं था, परंतु अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें पुनर्विचार याचिका के माध्यम से गैस पीड़ितों की लड़ाई को और सशक्त ढंग से लड़ने का काम शुरू किया है। जहां लोग अपनी समस्याओं के बोझ तले इस कदर दब गए हैं कि आवाज उठाना भी बेमानी लगता है। सरकार की कमेटियां 32 सालों से रिपोर्ट बना रही हैं। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल इस विषय में शोध कर रहा है कि क्या गैस के लक्षण अगली पीढ़ी में जा सकते हैं, जिस शोध कार्य के मुखिया हैं डॉक्टर एन गणेश। This is like when we talk about permanent mutation और समथिंग लाइक कि गैस के कारण ही ऐसा हुआ, तो बड़ा मुश्किल था ये टॉपिक को सेलेक्ट करना। बहुत वो था लाइक बर्निंग टॉपिक, भोपाल के लिए बंद था कि क्या रिजल्ट होगा। ऐसे मैं आई एम थैंकफुल टू आईसीएमआर कि उन्होंने प्रोजेक्ट दिया। अभी प्रोजेक्ट चल ही रहा है, एंड नहीं हुआ है, कंक्लूजन नहीं निकला। बट द थिंग इज व्हाट आई फील लाइक कि द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी स्टैंडर्डाइज्डली वी हैड टेकन। We had eliminated all the population which is taking tobacco. They are involved in some of the other activity of drug industries, exposure to drugs. वहीं आईसीएमआर के अनुसार म्यूटेशन होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और ये काम तो बरसों चलता रहा और आईसीएमआर ने पैसा भी दिया, स्टाफ भी दिया और काफ़ी लोग हमारा काम करते रहे। जब स्टडीज़ ख़त्म होने लगी, ख़त्म होने के बाद हमने आईसीएमआर से कहा कि जो भी कुछ हमको मिला है उसको पब्लिश करने दिया जाए, ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि क्या गैस थी और क्या कंक्लूजन हुआ है, ताकि आगे तो लोगों को बार बार फ़ोन आते थे, पूछताछ कर रहे थे।
परंतु ICMR ने कहा कि अभी हम पब्लिश करने की परमिशन नहीं दे सकते और उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बावजूद भी जो हमारे इंचार्ज थे ICMR का डिप्टी डायरेक्टर एक थे डॉक्टर सक्सेना, उनने 2 पेपर्स पब्लिश करने की सब मैनेज किया और 2 पेपर हमने पब्लिश किए। वो पेपर जो पब्लिश हुए उनकी इतनी डिमांड हुई कि जगह जगह से जो पेपर लोगों ने पढ़े जर्नल्स में, तो मेरे पास इतने मैसेज कम्युनिकेशन आया कि इसकी हमको कॉपी भेज दीजिए प्रिंट पब्लिकेशन की, और वो हमने कुछ भेजे लोगों को, परंतु अधिकांश स्टडीज़ पब्लिश नहीं होने पाई, न होने दी गई। इस त्रासदी के कारण अब भी कई सारे लोग हैं जो वहां पर सरवाइव कर रहे हैं। जहां पर पानी जहरीला है, लोग अब भी यूनियन कार्बाइड कंपनी के पास रह रहे हैं और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। निरंतर जांच और वहाँ पे साइंटिस्टों की कमी, और जिस तरीके से वहाँ पे विषैला जो कचरा है यूनियन कार्बाइड का, वो अभी तक वहाँ मौजूद है, जिसके कारण ज़मीन में पानी, हवा और वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ये आज हम सबको जानना होगा और महसूस करना होगा कि क्या ये त्रासदी हमारे लिए एक सबक है या फिर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी।